नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर। पिछले 3 या 4 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उसी की श्रृंखला में चर्चा कर रहा था और एक वीडियो इससे पहले आपका मॉडल पेपर का या रिवीजन क्लास का हो चुका है। अब ये दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार और कौन से क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पिछले 3-4 वर्षों में लगातार यानी रिपीटेड क्वेश्चन से विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमेशा पूछे ही जाते हैं। ये मैंने रख रखा है। इसमें आप देखिए समाजशास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं। ये यह संकलन पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, और आपको बता दूं सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपोर्टेंट, जैसे बिहार के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, और विशेष रूप से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनके नाम मैंने लिख रखा है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इन दोनों का पेपर लिखित होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लिखित होगा आपका। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर आपका लिखित होगा। ठीक है, एमजीपीआरयू बरेली रोहिलखंड का पेपर आपका लिखने वाला आएगा। इन सभी का पेपर लिखने वाला आएगा, तो इसलिए मैं लिखित टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर आपकी बार हो सकता है लिखित आए या ऑब्जेक्टिव में, इसमें भी संदेह, लेकिन हाँ आप लिखित आने की संभावना ज्यादा है। चौधरी चरण सिंह का लिखित आएगा। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का लिखित आएगा। महाराजा सुहेल देव का इसका एमसीक्यूज आएगा, तो एमसीक्यूज ऑलरेडी 2 एमसीक्यूज मैं करवा चुका हूं, 2 प्रैक्टिस सेट, उसको देख लीजिएगा। डीडीयू का भी एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं करवा चुका हूं और भी करवाऊंगा अभी। ठीक है, इसके अलावा मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय की बात की तो इसका लिखने वाला आएगा। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का भी आपका लिखने वाला ही आएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखने वाला आएगा। ठीक है, आगरा विश्वविद्यालय का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी लिखने वाला आएगा। महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ का तो लिखने वाला की ऑब्जेक्टिव आएगा। बाकी जैसे और भी कई विश्वविद्यालय जिनका लिखने वाला आता, तो जो लिखने वाला आएगा तो उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी मैंने इसको जो है ये विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया जो प्रथम सेमेस्टर में है, और पूरा विस्तार से मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन ये सब हो चुका था आपका, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब मैं थोड़ा सा नीचे से चर्चा करूंगा ताकि जो नीचे वाले जो क्वेश्चन मैं रखता हूँ इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो आपके छूट जाते हैं। ठीक है, इसमें तमाम सारे अंतर मैंने रखे नीचे वाले में, जो इसे समुदाय समिति में क्या अंतर है। ठीक है, और इसके अलावा और भी तमाम चीजों में क्या अंतर होता है, उसके अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, खास करके समुदाय, संगठन और समुदाय में क्या अंतर है, समिति और समुदाय में क्या अंतर है, राज्य और समाज में क्या अंतर है। आइए इसको सब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद में मैंने अभी तमाम, यानी कि ये श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय चाहे दीर्घ उत्तरीय, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र सब्जेक्ट 2026-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया बेटा कि समुदाय यानी कम्युनिटी और समाज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, समाज क्या है और समुदाय क्या है, ये दोनों अवधारणाएं तुरंत आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कॉम और म्यूनिस 2 शब्दों से मिलकर के बना कम्युनिटी शब्द, जिसका मतलब होता है साथ मिलकर के आगे बढ़ना। ठीक है, समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मैकआइवर पेज ने भी कहा था। तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जबकि समुदाय क्या है, इसमें ये एक सामान्य जीवन होता है। समुदाय जैसे गांव एक समुदाय है, लेकिन समाज आपको दिखता नहीं। समाज क्या होता है, अमूर्त अवधारणा है। समाज अमूर्त होता है, ये दिखता नहीं है, जबकि समुदाय जो है मूर्त होता है, वो दिखता है। एक गांव एक समुदाय होता है। समुदाय का जीवन सामान्य जीवन व्यतीत करता है और अपना जीवन पूरा जहां पर रहता है वहीं पर व्यतीत कर देता है। ठीक है, तो समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय का एक विशेष नाम होता है, जबकि समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता। ठीक है, कई सारे अंतर है, तो इन्हीं अंतरों को आपको समझना है। पहला अंतर, समाज एक व्यापक संगठन है। व्यापक माने समाज बड़ा व्यवस्था है, समाज बड़ा होता है, और समुदाय जो होता है समाज का ही एक विशिष्ट भाग है, यानी समाज के अंतर्गत ही समुदाय भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी समुदाय छोटा होता है और समाज बहुत बड़ा होता है। समाज जो होता दिखता नहीं है क्योंकि संबंधों की व्यवस्था है, जबकि समुदाय जो होता है छोटा होता है और ये व्यक्तियों का संगठन होता है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना सामान्य जीवन किसी एक धरातल पर निश्चित भूभाग में व्यतीत कर देते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के संगठन को हम समुदाय कहते हैं, जिनमें हम की भावना पाई जाती है और एक विशेष नाम होता है। इसकी सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य सदस्यता होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाज बड़ा होता है और समुदाय छोटा होता है। समाज जो होता है अमूर्त धारणा है, यानी दिखता नहीं है, जबकि समुदाय जो है दिखता है, व्यक्तियों का संगठन होता है। दूसरा अंतर, समाज में सभी प्रकार के संबंध, खास करके राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ये सब समाज में
सारे संबंध पाए जाते हैं। जबकि बाबू समुदाय की बात की तो समुदाय मुख्यतया स्थान विशेष और साझा जीवन से जुड़ा हुआ होता है। साझा मतलब कि एक दूसरे से आदान प्रदान, जैसे गांव में आप हैं, हम आपको कुछ दे देंगे, आप हमको कुछ दे देंगे, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक जो है एक विशेष और साझा संस्कृति होती है, आपस में लेन देन की प्रक्रिया चलती, कोई सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक ये सब जो है संबंध नहीं पाए जाते यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगला जो अंतर होता है वो कौन सा अंतर है बेटा? अगला अंतर आपका है समाज कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है कि समाज की ये सीमा हो गई। समाज की कोई सीमा नहीं होती है। समाज किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहता है। समाज एक संबंधों की व्यवस्था होती है। जो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। क्लियर? जबकि परंतु जो समुदाय होता है ये व्यक्तियों का संगठन है और एक निश्चित भूभाग में रहता है। समुदाय की पहली विशेषता क्या होती है? हम की भावना। दूसरी विशेषता सामान्य जीवन। तीसरी विशेषता निश्चित भूभाग। चौथी विशेषता ये अनिवार्य सदस्यता। पांचवी विशेषता जो है प्राथमिक संबंध, ये सब पाए जाते हैं। व्यक्तियों का संगठन, ये सब समुदाय की विशेषता। समुदाय का क्षेत्र निश्चित होता है, निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। अगला अंतर, समाज असंख्य समुदायों का समुच्चय है, यानी कि समाज में कम से बहुत सारे समुदाय होते हैं। समाज में असंख्य समुदाय शामिल हो सकते हैं, यानी कि समाज बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे जो है समुदाय शामिल हो सकते हैं समाज में। जबकि जो समुदाय होता है वो छोटा एक अंश होता है समाज का। समुदाय समाज का ही एक अंश होता है और समाज में कई सारे जो है समुदाय शामिल हो जाते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला अंतर देखेंगे, पांचवा अंतर ये है कि समाज जो होता है अधिक अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट है, जबकि समुदाय अधिक ठोस यानी कि कॉन्क्रीट होता है। यानी इसको अनुभव कर सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं, समुदाय को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जबकि समुदाय समाज को जो होता है वो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तियों का संगठन नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन करता है समाज। तो समाज वो है। ठीक है, तो समाज व्यक्तियों का संगठन नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच संबंध की व्यवस्था को समाज कहते हैं। जबकि समुदाय व्यक्तियों के इकट्ठा होने के और निश्चित उद्देश्य नहीं बल्कि समान उद्देश्य का पूर्ति के लिए जीवन यापन करते हैं एक स्थान पर रहकर। अगला अंतर देखेंगे। अगला अंतर आपका है दूसरा क्वेश्चन। लघु उत्तरी में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। राज्य और समाज में क्या अंतर है, यानी स्टेट एंड समाज यानी सोसाइटी में क्या अंतर है? देखिए, राज्य जो होता है समाज का ही एक अंग होता है। राज्य यानी स्टेट जो होता है समाज का ही एक अंग है, क्योंकि समाज बहुत बड़ी विषय वस्तु है। राज्य समाज, जबकि समाज जो होता है समाज राज्य से भी व्यापक होता है, यानी राज्य से बड़ा होता है समाज, यानी समाज बड़ा होता है और राज्य एक समाज में कई राज्य हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर, राज्य की अपनी निश्चित राजनीतिक सत्ता होती है। एक निश्चित राजनीतिक सत्ता किसकी होती है? राज्य की। जबकि समाज की केवल सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है, कोई निश्चित सत्ता इसकी नहीं होती। तीसरा अंतर लिखेंगे, राज्य की सीमाएं निश्चित होती हैं। राज्य की सीमा की भाई इतने क्षेत्र तक, मतलब इतने दूर तक इतनी सीमा है, इतने वर्ग किलोमीटर तक जो है राज्य की सीमा है। ठीक है। जबकि समाज की कोई सीमा नहीं होती है, समाज असीमित होता है, क्योंकि संबंधों की व्यवस्था होती है, संबंधों को नापना दैट इज इम्पॉसिबल। अगला अंतर, राज्य जो होता है कानून और दंड के द्वारा अनुशासन बनाए रखता है अपने लोगों पर, जबकि समाज जो होता है वो किसके द्वारा? परंपरा के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा और नैतिकता के द्वारा चलता है। तो इसीलिए जब हम जो है दंड या कानून की बात करते हैं तो उसमें हम समाज के रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखते हैं। तो समाज जो होता है परंपरा, रीति रिवाज और नैतिकता पर चलता है, जबकि कोई भी राज्य या स्टेट या कंट्री कानून और दंड के द्वारा जो है आगे बढ़ता है, कानून को लागू करवाया जाता है। पांचवा अंतर लिखेंगे, राज्य जो होता है अस्थायी भी हो सकता है, यानी राज्य भंग भी होता है। अस्थायी माने होता है ये भंग भी हो सकता है राज्य। ठीक है, राज्य की सत्ता छीन भी हो सकती है, राज्य आज है कल नहीं भी हो सकता है। परंतु समाज शाश्वत है और निरंतर है, ये हमेशा होता है और हमेशा रहता मतलब रहेगा। राज्य जो है उसका अस्तित्व जो है हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, वो शाश्वत है। ठीक है, उसका खात्मा नहीं होता। ये अंतर आपने देख लिया। अगला अंतर देखें, तीसरा अंतर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने रखा है और एक रिवीजन हो रहा है आपका, और आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, संगठन किसे कहते हैं, यानी संगठन को अंग्रेजी में एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। समुदाय तो कम्युनिटी आप जानते ही हैं, तो कम्युनिटी के बारे में आप जानते हैं। संगठन जो होता है बेटा ये व्यक्तियों का संगठन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझें। ठीक है, संगठन मानव के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। चाहे समिति की बात करें तो भी निश्चित उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है, और जब वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो संगठन या समिति भंग कर दी जाती है। जबकि समुदाय जो होता है ये सामान्य उद्देश्य होता है, और जब व्यक्ति पैदा होता है और उसी समुदाय का सदस्य होता है जिस समुदाय में पैदा हुआ है,
वो अपनी सदस्यता को त्याग नहीं सकता, जबकि संगठन के व्यक्ति सदस्यता को त्याग भी सकते हैं और समुदाय में मतलब कि संगठन में शामिल भी हो सकते हैं, समिति में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय में ऐसा नहीं होता है। संगठन मानव के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि समुदाय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और एक समान उद्देश्य होता है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। दूसरा अंतर, संगठन अस्थायी हो सकते हैं, संगठन जो होते हैं जब उद्देश्य चूंकि निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जब वो अनिश्चित उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो संगठन ऑटोमेटिक या समिति ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। जैसे मान लेते हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में संगठन बनाया गया और वो संगठन क्या हुआ, भंग हो जाता है दुर्गा पूजा होने के बाद में। यानी कि दुर्गा पूजा का जो संगठन है या समिति है वो उसका निश्चित उद्देश्य था कि दुर्गा पूजा करवाना, दुर्गा पूजा हो गई, समिति ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। समझ रहे हैं ना चीजों को। लेकिन समुदाय एक गांव है तो गांव क्या भंग होता है, गांव आज भी है, 10 साल बाद भी रहेगा, 500 साल बाद भी रहेगा गांव आपका, ठीक है। तो संगठन अस्थायी, आ माने होता नहीं, अस्थायी माने होता अस्थायी, अस्थायी नहीं होता है, ये भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि समुदाय जो होता है अस्थायी होता है, ये भंग नहीं होता है, क्योंकि इसका सामान्य उद्देश्य होता है, तो सामान्य उद्देश्य जीवन प्रति चलता रहता है। तीसरा अंतर, संगठन का आधार औपचारिक नियम होता है। औपचारिक नियम मतलब होता है एक सिस्टमेटिकल नियम होता है, इसमें लिखा पढ़ा कानून कायदा होता है, औपचारिक नियम होता है। औपचारिक माने फॉर्मल, एक प्रकार से लॉ वगैरह काम करता है या कानून काम करता है। जबकि समुदाय जो होता है इसका आधार साझा संस्कृति और जीवन होता है, सभी लोग बैठ करके कोई नियम बना करके उसी के आधार पर चलते रहते हैं, तो इस तरीके से समुदाय होता है। अगला अंतर है, संगठन के सदस्य स्वेच्छा से बदल सकते हैं। संगठन, एक संगठन से दूसरे संगठन में शामिल हो सकते हैं। संगठन के लोगों का एक संगठन से दूसरे संगठन में जाना बहुत आसान होता है, जबकि समिति में भी ऐसा हो सकता है, समिति की एक समिति के लोग दूसरे समिति में जा सकते हैं, एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। जबकि समुदाय के सदस्य जो होते हैं जन्म से जुड़ते हैं, यदि समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, संगठन का उद्देश्य विशेष से बंधा होता है, यानी किसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के बाद में खत्म कर दिया जाता है। जबकि समुदाय जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होता है, किसी विशेष क्षेत्र या उद्देश्य से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन चीजों को और समझने से पहले इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सोशियोलॉजी के सभी यूनिट का यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है। जो मैंने विश्वविद्यालयों के नाम बताए, इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक का सभी का पीडीएफ नोट्स, पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ में आपके कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, कम से कम 2 आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट 200 क्वेश्चंस की, इसके साथ ही साथ में आपके लिए जो है सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आपको जो ज्वाइन हो जाना है, एसएमएस करना 91 61 93 60 62, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना बेटा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं। प्रथम सेमेस्टर में आप लिख करके भेज दिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमको जो है कोर्स में ज्वाइन होना है। मात्र 100 रुपए फीस, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र कितने रुपए, केवल और केवल 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी है। आप किसी फीस दूसरे व्यक्ति से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप फीस जमा करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको सभी यूनिट का सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे आपका सब्जेक्ट केवल एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। जैसे आपका सब्जेक्ट मानते हैं पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, या इसके अलावा शिक्षा शास्त्र है, या होम साइंस है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका है। इसके अलावा यहाँ तक कि आपके को करिकुलर जो होता है एक सब्जेक्ट, को करिकुलर भी, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन हो या फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, इन सभी का तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में, इसी 100 रुपए फीस में सभी का मिल जाएगा आपको। इन सभी की तैयारी है, सभी का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ नोट्स, फूड न्यूट्रिशन का 5 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का 4-5 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुका है, वो सब आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। जैसे आप फीस जमा करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, सभी यूनिट का सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना चाहते हैं और सेकंड सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई छूट की व्यवस्था है क्या। देखिए वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है और सेकंड सेमेस्टर लेंगे तभी फीस 100 रुपए रहेगी, ठीक है, लेकिन दोनों सेमेस्टर एक साथ लेंगे तो 200 रुपए फीस आपकी नहीं लगेगी। एक साथ लेने पर चूंकि आप हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हम हमारी पढ़ाई पसंद आती है आपको, तो आप मात्र 150 रुपए फीस जमा करके, यानी कि केवल 150 रुपए फीस आपको जमा करनी है, और आपको प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर दोनों के लिए आपका
नामांकन कर लिया जाएगा और दोनों की क्लासेस आपको मिलेगी। सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, मात्र 50 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, मात्र 50 रुपए में आपको पूरा 6 महीने की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। अभी तो मान लेते पेपर लगा हुआ है, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे तो आपको एक एक क्लास मिलेगी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। तो ऐसे में आपके लिए एक व्यवस्थित चीजें मिल जाएंगी मात्र 50 रुपीज में सभी सब्जेक्ट का। मेरे हिसाब से आपका 150 वाला ज्यादा प्रॉफिट वाला है, अभी ऑफर में है तो आप ले सकते हैं, बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर मुझसे मत कहिएगा, ठीक है। तो जो जिनको जुड़ना है मतलब कि ध्यान से एकदम से जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि ऑफर जब कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, तो जल्दी से आप जुड़ जाएं कि गुरुजी हमको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेना है, हम 150 रुपए पेमेंट करने के तैयार है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा और आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन क्लास ये चल रही है आपकी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताएं। देखिए, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को बांटा किसने है, ग्राह समनर ने। एक व्यक्ति है, उनका नाम है ग्राह समनर। ग्राह समनर ने समूहों को 2 भागों में बांटा, ग्राह समनर ने समूहों को 2 भागों में बांटा है। पहला समूह है अंतः समूह और दूसरा समूह है बाह्य समूह। उसी समूहों को चार्ल्स कूले महोदय ने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। तो आपसे पूछेगा समूहों को, सामाजिक समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने डिवाइड किया, तो वो चार्ल्स कूले ने किया। आपसे पूछेगा कि समूहों को बाह्य और अंतः समूह में किसने बांटा, तो ग्राह समनर ने बांटा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। फोकबेज पुस्तक किसकी है, ग्राह समनर की, उसी पुस्तक में इन्होंने बांटा है। अब देखें, समझने का प्रयास करें। तो प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या है। प्राथमिक समूह जैसे आपका परिवार है, वो प्राथमिक समूह है। किसी आप ऑफिस में काम करते हैं तो वो द्वितीयक समूह हो जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो। देखो, प्राथमिक समूह छोटे होते हैं और निकट संबंधों पर आधारित होते हैं। जैसे अपना परिवार है तो वो प्राथमिक समूह होता है। निकट संबंध है, खून का रिश्ता है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ताऊ ताई, सब आपके रिश्तेदार हैं, तो वो प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक समूह की बात करें बाबू, द्वितीयक समूह जो होते हैं बड़े होते हैं, उनमें कई लोग होते हैं, औपचारिक होते हैं। जैसे किसी विद्यालय में जो है पढ़ रहे बच्चे या पढ़ा रहे टीचर, ठीक है, उनका जो समूह होता है वो द्वितीयक समूह होता है। कोई संस्था है, कोई नौकरी करने वाली कोई एक प्रकार से कंपनी है, वहां पर काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जो द्वितीयक संबंधों पर आधारित होते हैं। द्वितीयक माने क्या होता है, दूर का रिश्ता होता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा औपचारिक। औपचारिक माने तो फॉर्मल, यानी कि कुछ नियम कायदे होते हैं उनके जुड़ने के लिए। जहां पर औपचारिकता आ जाती है, औपचारिकता अपने से सरकारी काम का लिखा पढ़ा पूरा हो जाए एकदम से, उसी को औपचारिकता कहते हैं। अनौपचारिक माने होता है ऐसे लपड़ सपड़, जैसे चल रहा चलने दो, ठीक है। जैसे कि जैसे मान लेते मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं औपचारिक तरीके से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अनौपचारिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई डिग्री नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे जब चाहे खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सोते, आप कभी भी नींद में भी वीडियोस देखेंगे तब भी आपको चीजें याद आ जाएगी। लेकिन आप अगर आप कॉलेज में अपनी एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं, 3-4 हजार रुपए दे करके एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं, तो वो आपका औपचारिक तरीका, वहां पर आपको डिग्री मिलेगी, 1 साल तक आपको पढ़ना होगा, जो टीचर पढ़ाएंगे वही पढ़ना होगा। हमारे में क्या है कि आप वीडियो आज देखो, चाहे 10 दिन बाद देखो, चाहे परीक्षा से 2 दिन बाद देखो, चाहे परीक्षा से 1 महीना पहले देखो, जब इच्छा हो तब देखो। तो हमारा क्या है, अनौपचारिक तरीका हो सकता है। लेकिन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो औपचारिक है, यानी वहां पर घंटा फिक्स है, 40 मिनट का पीरियड होगा, इतना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इतने साल बाद पेपर होगा, 6 महीने में पेपर होगा, मिड टर्म होगा, ये होगा, फलाना धमाका, सब कुछ, ठीक है। वो सब द्वितीयक समूह में आते हैं, विद्यालय संस्था ये सब। दूसरा, प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष यानी फेस टू फेस संपर्क होता है। जैसे अपने घर में पिताजी से आप बात करते हैं, फेस टू फेस होता है, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, दादाजी को आप जानते हैं, आपके दादाजी आपको जानते हैं, तो फेस टू फेस संपर्क होता है। तो प्राथमिक समूह ये होता है। जबकि द्वितीयक समूह की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होता है, इनका अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, फेस टू फेस का संबंध नहीं होता, ना संपर्क होता है, ठीक है, दूर के होते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे, प्राथमिक समूह भावात्मक और आत्मीय होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक समूह भावात्मक यानी इमोशनल होते हैं और आत्मीय होते हैं, एकदम से दिल का जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, एकदम से कलेजे टुकड़ा समझ लो, ठीक है। तो प्राथमिक समूह का हुआ भैया, जैसे घर परिवार, तो परिवार का लोग कितना मुहात है, जीव से ज्यादा मानत है ना। तो प्राथमिक समूह जो होते हैं भावात्मक और आत्मीय होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं लक्ष्य विशेष पर आधारित होता है, यानी कि कोनो गोल रखा जाता है, वह गोल का पूरा करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं
और जब इकट्ठा हो के वो गोल पूरा हो जाता है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो फिर चीज भंग हो जाती है। उनमें जो संबंध होता है या वो जो संगठन होता है या वो जो जो है समूह होता है वह का द्वितीयक समूह कहा जाता है। और जवन जो है एक प्रकार से आत्मीय होते, भावात्मक होते, इमोशनल होते, वो प्राथमिक समूह कहलाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते भैया। अगला देखिए, प्राथमिक समूह अस्थायी होते हैं, ये कभी भंग नहीं है, परिवार है भंग नहीं होता है। भले ही परिवार छोटा हो जाता है, ज्वाइंट फैमिली है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जैसे शादी होती है, लड़की जो है पति को अपने साथ ही रखना चाहती है, वो माता पिता के साथ उसके नहीं रहना चाहती है, ट्रेंड चल गया है। ये अर्बनाइजेशन जो जो एक प्रकार से जो कंट्रीज है, बेसिकली पाश्चात्य कंट्री है, पाश्चात्यकरण का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन आप देखते हैं, तमाम सारी पुस्तकें लिखी गई। तो जो ये पुस्तकें हैं, मॉडर्नाइजेशन की पुस्तक है, किस तरीके से आधुनिकता हावी हुई, पश्चिमीकरण हावी हुआ हम लोगों पर, कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो रही है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे पति पत्नी एक साथ रहना पसंद करते, माता पिता को अपने साथ नहीं रखना पसंद करते। ठीक है, जैसे शादी होती, शादी के 1-2 साल बाद आप देखते हैं कि घर टूट जाता है, अलग हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो प्राथमिक समूह जो होता है अस्थायी होता है, भले ही घर टूट जाए, ये अलग बात है। जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ये समूह ये जो है लक्ष्य पूरा हो जाए तो भंग हो जाते हैं। ठीक है, अगला अंतर, प्राथमिक समूह का प्रभाव गहरा और व्यापक होता है। प्राथमिक समूह का जो संबंध होता है वो गहरा होता है, व्यापक होता है, प्रभाव भी ऐसा होता है। जबकि द्वितीयक समूह का प्रभाव सीमित होता है, कोई उतना ज्यादा जो है गहरा और व्यापक नहीं होता। तो ये अंतर हो गया। अगला अंतर समझे, मानव समाज और पशु समाज में क्या डिफरेंस है। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा में हमेशा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मोस्ट रिपीटेड ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो मानव समाज संस्कृति, परंपरा और मूल्यों पर आधारित है, जबकि पशु समाज केवल प्रवृत्तियों और जैविक आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है, मानव समाज संस्कृति, परंपरा, मूल्यों पर आधारित है, जबकि पशु समाज केवल प्रवृत्तियों और जैविक आवश्यकताओं पर आधारित है। मानव समाज में भाषा, संचार का विशेष स्थान होता है, जबकि पशु समाज में क्या होता है, संकेतों और ध्वनियों पर विशेष। जैसे भैंस बोलती है तो वो कोई भाषा नहीं बोलती, वो उसकी एक ध्वनि संकेत होता है, या उसकी जो है बेसिकली ध्वनि इसे बोलती है। ये जो बोलती भैंस बोलती तो उसको वो भैंस वाली भाषा वो समझ जाते, ध्वनि संकेत ये जो होता है ये पशुओं में चलता है। ठीक है, जबकि उनका भी समाज होता है। हाथी का बच्चा जो होता है, भैंस का बच्चा जो होता है, तो समाज उनका भी परिवार अपना होता है। एक जो है झुंड की भेड़ अपनी भेड़ की भेड़ों को पहचानती है। जैसे 10 भैंस आप अगर आपके घर पे है, 10 भैंस एक दूसरे को पहचानती हैं। जब भी आपकी भैंस को कोई मारेगा, बाहरी भैंस कोई, तो आपकी सारी भैंसें मिलकर के उसको मारने के लिए खेदेंगी। ये चीजें होती हैं। 4-5 कुत्ते बैठते तो उनका एक टीम होती है। ठीक है, अब बाहरी कोई कुत्ता आता है और उस टीम में हमला करता है तो वो भी टीम पूरा उस पर हावी हो जाती है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि भाई पशुओं में भी समाज होता है। ठीक है, लेकिन पशु समाज का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत हम नहीं करते हैं। समाज शास्त्र पशु समाज का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। लेकिन क्या समाज शास्त्र के अध्ययन न करने से पशुओं में समाज नहीं होता, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, पशु समाज भी होता है। ठीक है, मानव समाज भाषा और संचार का विशेष स्थान होता है मानव समूह में, मानव समाज में, जबकि पशु समाज जो होता है संकेतों और ध्वनियों पर निर्भर होते हैं। तीसरा अंतर समझे, मानव समाज में नैतिकता यानी कि मोरलिटी होती है, धर्म के बारे में जानते हैं, कानून भी इनका अपना होता है मनुष्यों का, जबकि पशु समाज में यह सब बिल्कुल भी नहीं होता, कोई नियम कायदा नहीं होता है। ठीक है, अराजकता होती है, कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है। इसके अलावा मानव समाज में प्रगति यानी कि प्रोग्रेस और परिवर्तन लगातार होता रहता है, जबकि पशु समाज स्थिर रहता है और अपरिवर्तनीय रहता है, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नियम कायदों में नहीं होता है। जैसे आज के 10 साल या जो है 100 साल पहले भैंस रहती थी, आज भी वैसे ही भैंस रहती है। हालांकि जो है चारे पानी में थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुई है। बहरहाल चर्चा करते आगे। पांचवा है मानव समाज जटिल और संगठित होता है। संगठित माने सब इकट्ठा रहते हैं, और जटिल होता है, इसमें तमाम प्रकार के नियम कायदे आते रहते हैं। समाज जो होता है सरल नहीं है। जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान, पशुओं को क्या चाहिए, उनको कपड़ा भी नहीं चाहिए, उनको मकान मतलब कि कोई झुग्गी झोपड़ी वाला या पेड़ के नीचे कहीं पर बैठने की जगह मिल जाए। ठीक है, कुछ खाने को मिल जाए, बस खाने और रहने को मिल जाए, उनको कपड़ा भी नहीं चाहिए। पशुओं को कपड़ा चाहिए नहीं चाहिए ना, तो उनको कपड़ा नहीं चाहिए, वो बस सरल समाज की तरफ है। जैसे उद्विकास की प्रक्रिया में समझा रहा था, तो उद्विकास क्या होता है, मनुष्य का समाज सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित हुआ है।
पहले का समाज सरल था, अब का समाज कठिन है। आज आपको गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, आपको जो है ठंडी में कुछ गर्म खाना है तो आपको जो है वो गरमा के खाएंगे। तमाम सारी चीजें हैं। आपको, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको 4 चक्का चाहिए, 4 चक्का तो हेलीकॉप्टर की ख्वाब आप देखते हैं दिन रात। 4 चक्कों में मान लेते हैं आपके पास मारुति सुजुकी है तो आप चाहते हैं कि भैया किया सेल्टॉस की गाड़ी आ जाए, शुक्ला सर वाली, ठीक है। उसके बाद में जो है किया सेल्टॉस भी आपके पास हो गई तो आप सोचेंगे फॉर्च्यूनर आ जाए, जैसे नेता मंत्री लेके चलत है। फॉर्च्यूनर आएगी तो फिर सोचते और उससे बड़ी कोनो गाड़ी आवती वो आई जाए, फिर सोचो कि नहीं हेलीकॉप्टर वही सीधा आ जाए। तो भैया मनुष्य की इच्छाएं जो होती कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लगातार प्रयत्नशील रहता है। और जब वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा दौड़ता धूपता रहता है, इसी चीज को हम जटिलता कहते हैं। पशुओं का क्या है, खाया पिया अपना मस्त मौला सो रहे, कोई टेंशन ही नहीं उनको, ठीक है। हम लोगों में क्या है, बिटिया की शादी करना, लड़का की शादी करनी, उनमें टेंशन पाले पड़े हैं। ये घर बनवाना है, वहां पे जमीन लेनी है, वो जमीन इतना महंगी होगी, वहां का वो इतना दिए, ये दुनिया भर का टीम टाम रहता है, तमाम चीजें रहती, टेंशन रहता है। तो वो चीजें आपको पशु समाज में नहीं देखने को मिलती है। तो मनुष्य का समाज क्या है, जटिल है, जबकि पशु समाज सरल है और सहज है। कोई उसमें ज्यादा नियम कायदा कुछ भी नहीं होता है, बस केवल खाना और यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ अंतर वाले प्रश्न जो मैंने आपको बताए। अब बाकी और भी प्रश्नों को मैं देखने का प्रयास करता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। रूढ़ियां क्या है बताएं। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ नीचे से क्वेश्चंस को बताऊं ताकि जो नीचे वाले क्वेश्चंस मैं रखता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ऊपर से मैं करवाता आता हूँ, तो फिर पता चलता है कि क्लास एक घंटे 1.5 घंटे की हो गई, वो चीजें हो ही नहीं पाती हैं। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि सारे प्रश्नों को आपको करवा दूं ताकि कोई भी प्रश्न आपका बचे ना, नीचे से लेकर के शुरू कर रहा हूँ। प्रश्न आपका रूढ़ियां यानी मोरेज, जिसको मोरेज कहते हैं, और लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब्स क्या होती है। लोकोक्तियां और रूढ़ियां क्या होती हैं। देखिए रूढ़ियों की अगर बात की जाए अंग्रेजी में मोरस कहते हैं। समाज के वे नियम होती हैं रूढ़ियां जिन्हें नैतिकता और आचार की दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। यानी मोरलिटी की दृष्टि से अगर देखें, नैतिकता के दृष्टिकोण से देखें, तो जो रूढ़ियां होती हैं उनको अनिवार्य रूप से आपको मानना ही होता है। अगर आप समाज में नैतिकता के पथ पर हैं, नैतिकता के हिसाब से आप चलते हैं, तो आपको रूढ़ियों को मानना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि रूढ़ियां नैतिकता पर आधारित होती है, ठीक है। जबकि लोकोक्ति जो होती है समाज के अनुभवों और शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। लोकोक्ति क्या होती है बेटा, लोक की उक्ति होती है, जो समाज के अनुभव होते हैं, समाज की जो शिक्षा होती है उसको 1-2 लाइन में बताने की प्रक्रिया, और वो अनंत काल तक चलती रहती है। लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब जो होती हैं, ये सब क्या होती है, संक्षिप्त रूप से उसको व्यक्त किया जाता है, जो कि सही होती है और अलग समाजों में लागू भी होती है। विद्वानों की परिभाषाओं के हिसाब से देखें, ग्राह्य समनर कहते हैं कि रूढ़ियां वे नियम हैं जिन्हें समाज नैतिक और आवश्यक मानता है, ठीक है। समाज क्या मानता है, रूढ़ियों को नैतिक मानता है और आवश्यक मानता है कि समाज में अगर आपको रहना है, समाज के आप सदस्य हैं, तो आपको रूढ़ियों को फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो नैतिक नियमों से के हिसाब से आधारित होती है। गिलिन और गिलिन साहब कहते हैं कि रूढ़ियां वे आदर्श और आचार हैं जिनका पालन अनिवार्य होता है किसी भी समाज के सदस्य के द्वारा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की अपनी परिभाषा बनाई गई और कहा गया कि रूढ़ियां समाज का नैतिक अनुशासन है, ठीक, क्या है, एक मोरल अनुशासन है। और लोकोक्तियां समाज की सामूहिक बुद्धि और अनुभव का सरल रूप होती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। रूढ़ियों की विशेषताओं की अगर बात की तो रूढ़ी की विशेषता क्या है बेटा, रूढ़ी की विशेषता यह है कि जो है नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यानी नैतिक दृष्टि से नैतिकता क्या है, मोरलिटी क्या है, जैसे चोरी ना करना, ठीक है, सच बोलना, किसी के साथ छल कपट दम्भ ईर्ष्या द्वेष पाखंड ना करना किसी के साथ, यही सब झूठ ना बोलना, ठीक है। यही सब क्या है, यही सब आपकी नैतिकता है, ठीक है। नैतिकता इसमें एकदम से शामिल रहती है रूढ़ियों में। पालन ना करने पर आपको दंड या आपको समाज से बहिष्कार भी कर दिया जाता है। रूढ़ियां ऐसा नियम होता है समाज का, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत भी कर दिया जा सकता है, या समाज के द्वारा आपको दंड भी दिया जा सकता है, या आपका हुक्का पानी समाज से बंद भी कर दिया सकता है। यानी कि आपको सब बहिष्कृत कर देंगे समाज से, समाज में आप रहने योग्य नहीं रहेंगे। इसके अलावा समाज की स्थिरता का आधार, यानी समाज स्थिर रहता है किसकी वजह से, रूढ़ियों की वजह से। यही रूढ़ियां समाज के परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है कभी कभी, क्योंकि रूढ़ियां जो होती हैं वो बदलती नहीं जल्दी। रूढ़ियां बहुत ज्यादा एक प्रकार से जब परिपक्व हो जाती हैं
तो वही रूढ़ी बनती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। रूढ़ियां जो होती हैं एकदम से समाज के दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त जो है नियम होते हैं, जो कि समाज इसको मानता है और समाज के सभी लोग अनिवार्य रूप से इसको मानते हैं, तो उसको रूढ़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन सब देखें। जनजातियां अथवा लोकाचार से आप क्या समझते हैं? जनजाति किसे कहते हैं? वैसे जनरीतियां यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जनजातियां होंगे तो चलो उसी को समझ लेते हैं। जनजाति से किसमें आता है? देखिए, ऐसे समूह जो परंपरागत रूप से सीमित क्षेत्र में रहते हैं और अपनी अलग संस्कृति और भाषा और परंपरा में रहते हैं, उन्हीं को हम जनजाति कहते हैं। लोकाचार किसे कहते हैं? वे साधारण सामाजिक व्यवहार और नियम जो समाज में सामान्य रूप से स्वीकार्य होते हैं, सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसको हम लोकाचार कहते हैं। लोग सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो वही लोकाचार। वही लोकाचार जब सभी लोग फॉलो करते रहते हैं या जनरीतियां जो होती है जब लगातार फॉलो होती रहती है, वही रूढ़ी बन जाती है बाद में चल करके, जब मोरल मापदंड पर हो जाती है। विद्वानों ने कहा परिभाषा दिया लोकाचार की। समनर कहते हैं कि लोकाचार वे साधारण व्यवहारिक नियम है जो समाज के दैनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गिलिन और गिलिन कहते हैं कि लोकाचार वे आदतें और परंपराएं हैं जो समाज में बार बार के प्रयोग से स्वीकार्य बन जाती हैं। लगातार समाज में प्रयोग हो रहा है, एक व्यक्ति ने किया, 2 ने किया, 4 ने किया, 10 ने किया, अब सभी पूरा का पूरा समाज ही कर रहा है। ठीक है। तो लोकाचार वे सामान्य रीति रिवाज और व्यवहार है जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोच विचार के अपनाते रहते हैं कि भाई फलाने कर रहे हैं हम भी कर लेंगे, वही लोकाचार होता है। और लोकाचार जनरीति ही कहलाता है बाद में चल करके। वही जनरीतियां जब परिपक्व हो जाती हैं तो वही जनरीतियां रूढ़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। विशेषताएं समझे इसके। समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। ठीक है। क्या जो लोकाचार है समाज इसको मानता है, समाज के द्वारा स्वीकृत होता है, एक साधारण नियम होता है, परंपरा से चलने वाले होते हैं और पालन ना करने पर जो है ज्यादा दंड वंड नहीं जाता है, हल्की नाराजगी आपको समाज की तरफ से देखने को मिल सकती है। अगर आप लोकाचार का पालन नहीं करते हैं तो कोई आपको दंड नहीं देगा, लेकिन अगर रूढ़ियों का पालन आप नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है। तो रूढ़ियां ये हो गई आपकी, और जो है लोकाचार भी मैंने आपको बता दिया कि लोकाचार क्या होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भूमिका क्या होती है? भूमिका को समझने से पहले हम लोग समझते हैं भाई स्तरीकरण को। ठीक है। क्योंकि स्तरीकरण के हिसाब से ही आपकी भूमिका डिसाइड होती है। समझे? सामाजिक स्तरीकरण, स्टार्टिफिकेशन, सोशल स्टार्टिफिकेशन कहते हैं इसको। स्टार्टिफिकेशन का मतलब होता है क्या? स्तर। स्तर माने क्या होता है? जैसे कि एक पुलिस थाना है, मान लेते हैं पुलिस में, जैसे मान लेते हैं सबसे बड़ा थाना अध्यक्ष हो गया। ठीक है। थाना अध्यक्ष हो गया, थाना अध्यक्ष हो गया। अब थाना अध्यक्ष से नीचे कौन मान लेते हैं कि एसओ हो गया, एसओ से नीचे मान लेते हैं दरोगा हो गया। ठीक है। दरोगा से नीचे क्या हो गया? एसआई यानी सब इंस्पेक्टर हो गया। सब इंस्पेक्टर से नीचे कौन सा हो गया आपका? जो है सिपाही हो गया, जो हवलदार होता है। ठीक है। और सिपाही से भी नीचे कौन होगा? एचजी यानी कि होमगार्ड हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से थाना अध्यक्ष जो है ये बड़ा पद है, ये अधिकारी रैंक का पद है, और ये सब कर्मचारी रैंक के पद है। ठीक है। तो ये जो है इसका स्तर क्या है? इसका स्तर बड़ा है, उच्च स्तर है। ठीक है। और इसका स्तर जो है सबसे निम्न है, और इससे हम होमगार्ड से नीचे भी चौकीदार आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे एक पुलिस थाने में इस तरीके के एक स्तर फिक्स होता है, तो ऐसे ही समाज में क्या होता है बेटा? ऐसे ही समाज में भी स्तर फिक्स होता है। इसी को स्तरीकरण कहते हैं। समाज का उच्चता से निम्नता की ओर विभाजन ही स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण इसी को कहते हैं। समाज में ऐसे कोई व्यक्ति से ब्राह्मण है तो उसका पद ऊंचा है, क्षत्रिय उसका थोड़ा नीचे उससे, फिर उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, इस तरीके से सबका पद स्तर मिला हुआ है। एक मतलब एक वर्ण के हिसाब से देखे तो, जैसे हमारे समाज में किसी के पास पैसा है, भले ही वो शूद्र वर्ग का हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो उसको उसका पद जो है समाज में ऊंचा रहेगा। कोई शूद्र वर्ग का है, उस पढ़ा लिखा खूब विद्वान है, उसका पद खूब ऊंचा रहेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पद पढ़े लिखे थे, कितना ऊंचा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। तो संविधान निर्माता कहा जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं पे उनका पद बहुत ऊंचा बनाया गया। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे तो आप देखेंगे कि जो चीजें हैं, अगर आप, एक होती है अर्जित परिस्थिति और एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। तो अर्जित ये है कि आप अपने दम पर आगे बढ़े, तो वो होती है अर्जित, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी। और एक होता है कि अपने पिताजी के दम पर आगे बढ़े, वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति की आपको पिताजी से मिल गई या विरासत में आपने मिल लिया। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, मैं इसमें ये बढ़ के बताओ कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं, इसमें मेरी महानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, नहीं। मेरी महानता तब है कि मैं ब्राह्मण होने के साथ मैंने उस वाला कर्म किया, फिर उसके मतलब कि मैंने अपने दम पर कुछ हासिल किया है।
ब्राह्मण तो भाई मैं पैदा हुआ तो इसमें मेरा कोई हक नहीं कि मैं पैदा कहां पर होऊंगा, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, कहां पे हूं, इसका मेरे अंडर में कुछ नहीं है। मेरे अंडर में क्या कि मैं मानते कि मैंने पीएचडी कर डाली या मैं प्रोफेसर बन गया या यूट्यूब पे मैंने खूब अच्छा काम किया, हमको कोई अवार्ड मिल गया, तो ये मेरी अर्जित परिस्थिति है। प्रदत्त दूसरी है। तो परिस्थितियां भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। परिस्थिति मैंने आपकी स्थिति, तो परिस्थिति दो प्रकार की होती, प्रदत्त और अर्जित। ठीक है, तो उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से आपको समाज में स्तर दिया जाता है कि आप इस स्तर के प्राणी हैं। आपको समाज में जैसे नेता मंत्री होता है, लोग उसको सलामी ठोकते हैं, भैया भैया आओ, अरे भैया आइए। अब चाहे वो नेता मंत्री चाठू एक प्रकार से मुकदमे उनके ऊपर चलत हुए, लेकिन उनका पहले ही सब लोग ऐसे ठोके हैं सलामी, भैया पाए लगी आओ बैठो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तात्पर्य है कहने का कि समाज में जो स्तर होता है वो रुपया पैसा से भी जो है डिसाइड होता है। आपने खूब मेहनत करके रुपया पैसा कमा लिया, पढ़ा लिखा आप हो, या आप बड़े पोस्ट पर कहीं पर हैं, तो आपका स्तर होता है। तो सामाजिक समाज में भी स्तर फिक्स होता है, तो उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता है समाज में व्यक्ति या समूहों का उच्च निम्न श्रेष्ठ हीन स्तरों में विभाजन करना। उच्च से निम्न विभाजन करना, कोई उच्च है कोई नीचे है, कोई श्रेष्ठ है कोई हीन है, इस तरीके से विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा विद्वानों की परिभाषाएं, सारेंसन की अगर बात की तो सारेंसन महोदय कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में कि स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। लुंडबर्ग कहते हैं कि स्तरीकरण के बारे में कि समाज के व्यक्तियों का किसी आधार पर ऊंच नीचे या ऊंच नीच क्रम में स्तरों में विभाजित करना ही या वर्गीकरण करना ही होता है सामाजिक स्तरीकरण। शुक्ला डिपार्टमेंट की परिभाषा बनाई गई आपके लिए कि सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, इनका भेद दिखाई पड़ता है। कोई ऊंचा पद है किसी का समाज में, कोई नीचा पद है, कोई उससे ऊंचा है, इस तरीके से सामाजिक स्तरीकरण समाज में होता, आप देखते होंगे, आए दिन जानते होंगे। ठीक है, विशेषताएं, यहां तक कि शादी ब्याह में अगर आप जाते हैं तो अगर आपके पास अगर 2 चार चक्का से जाते हैं तो आपको छेना या बर्फी आती पानी पीने के लिए किसी की तिलक में, और आप ऐसे लोवर पहन के और साइकिल से पहुंच जाते हैं, पैदल पहुंच जाते हैं, तो आपको रसगुल्ला पानी पीने के लिए मिलता है बेटा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वहां पर भी आपका स्तर वहीं पर फिक्स हो जाता है कि भाई आप कितने स्तर के प्राणी है। कोई नेता मंत्री पहुंचा, भाई 10 लोग पहुंच के पीछे में दौड़ता है, भैया आए भैया आए भैया आए भैया आए, दौड़ते पहुंच के पीछे पीछे। ठीक है, और एक सामान्य नागरिक पहुंचेगा, हम जैसे लोग पहुंचेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे स्तर होता है, जैसे एक बड़ा टीचर है एक छोटा टीचर है, तो सभी का स्तर होता है अपना। विशेषताएं इसकी सामाजिक स्तरीकरण की, असमानता पर आधारित है ये। ठीक है, समानता पर आधारित नहीं है। जन्म, पेशा, धन, शिक्षा, इन सभी पर आधारित होता है। अगर आपके पास जन्म से आप ब्राह्मण तो उच्च दर्जे के हैं, ठीक है, आप पेशा आपका बहुत अच्छा है तो आपका दर्जा उच्च, पेशा नीचा तो आपका दर्जा नीचा रखा जाएगा। धन खूब ज्यादा है तो आपका उच्च स्थान है, धन कम है तो नीचे स्थान खसकता चला जाएगा। शिक्षित आप हैं तो आपका स्थान ऊंचा रहेगा, जैसे और शिक्षित कम हो। तो शिक्षा, धन, पेशा, जन्म, इनके आधार पर समाज में हर व्यक्ति का स्तर फिक्स होता है। ठीक है, समाज में अस्थायित्व लाता है कौन? समाज में अस्थायित्व कौन लाता है? सामाजिक स्तरीकरण समाज में क्या लाता है? अस्थायित्व लाता है। प्रत्येक समाज में विद्यमान है, हर एक समाज में सामाजिक स्तरीकरण जो है वो विद्यमान है, ऐसा नहीं कि समाज में ना विद्यमान हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भूमिका से आप क्या समझते हैं? भूमिका, रोल। समाज में आप जिस पद पर होते हैं उस पद पर आपको वो भूमिका निभानी पड़ती है। आपका रोल क्या होता है समाज में? भूमिका से तात्पर्य होता है किसी सामाजिक पद या स्थिति से जुड़ी अपेक्षित क्रियाएं या व्यवहार। जैसे आप किसी पद पर हैं, आप जैसे यशो के पद पर हैं, यशो के पद पर रहते हुए आपको क्या करना है, आपकी क्या भूमिका है, यानी उस पद पर का क्या कार्य है, उस पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति क्या काम करेगा, तो वही आपकी भूमिका होती है। ऐसे समाज में तमाम सारे पद होते हैं, तमाम सारे स्तर होते हैं, उस स्तर या उस पद पर होते हुए आपको क्या करना है वही आपकी भूमिका होती है। ठीक है, लिंटन साहब कहते हैं कि भूमिका किसी सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई अपेक्षित क्रियाओं का एक क्या होता है? समूह होता है। जबकि पार्सन्स कहते हैं कि भूमिका वह गतिशील पक्ष है जो किसी सामाजिक स्थान के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, भूमिका वह आचरण है जिसकी अपेक्षा समाज किसी व्यक्ति से उसकी स्थिति के आधार पर करता है कि भाई आपकी सिचुएशन ये है, आपका ये पद है और आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए काम निर्धारित है समाज के द्वारा, आप इस काम को करेंगे। तो समाज
का समाज अपेक्षा करता है कि भाई फलाने व्यक्ति इस पद पर है तो वो उस पद की गरिमा को बनाए रखेगा और उस पद का काम करेगा। विशेषता ये है इसकी भैया की स्थिति यानी स्टेटस पर आधारित है, आपकी स्थिति क्या है समाज में, उसी स्थिति के हिसाब से आपको भूमिका दी जाती है और उसी भूमिका से आपकी अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा काम करेंगे। समाज के द्वारा निर्धारित होती है आपकी भूमिका, बदलने की योग्यता, आपकी भूमिका बदल भी सकती है। समाज के अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखती भूमिका, ठीक है। इस तरीके से भूमिका की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया आपका ये प्रश्न सामाजिक स्तरीकरण और भूमिका का हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को समझने से पहले हम और ऊपर चलेंगे और इस चीज को सहयोग को समझेंगे। सहयोग से पहले हम संघर्ष को समझेंगे, ठीक है। चलिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समझते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है बताएं। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति को उसके अपने मानकों और संदर्भ में समझा जाए। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी कल्चर हो, तो उस कल्चर का जो अपना मापदंड है, अपना मानक है जो संस्कृति का, उस मापदंड या उस मानक और उसके आदर्श, उसके संदर्भ में समझे हैं, ना कि किसी अन्य संस्कृति के आधार पर उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, मतलब उसी के हिसाब से समझें। विद्वानों ने परिभाषाएं दी। हर्ष नाम के विद्वान कहते हैं, हर्ष तो कहते हैं संस्कृति मानव निर्मित, जो है संस्कृति जो है क्या है, मानव निर्मित भाग होता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत कहता है कि किसी संस्कृति का मूल्यांकन उसी के मापदंडों पर किया जाना चाहिए जिस संस्कृति का एक प्रकार से आप अध्ययन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर करें, दूसरी संस्कृति के आधार पर उसका मूल्यांकन ना करें। राथ महोदय कहते हैं कि हर संस्कृति अपनी जगह सही होती है, हर कल्चर अपनी जगह सही होता है, उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से वह सही मानी जाती है। यानी कि हर संस्कृति को उस संस्कृति के मापदंड के हिसाब से हमको देखना चाहिए, ना कि किसी दूसरे संस्कृति के हिसाब से उसको परखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जिस संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं उसी संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। वही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है हर संस्कृति का सम्मान करना और उसे उनके अपने नियमों और परिस्थितियों से समझना कि भाई किस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये नियम कायदे बनाए गए होंगे। यानी हर एक नियम कायदा अपने समय पे जो बनाया गया होता है वो सही होता है, किसी दूसरे के लिए वो चीज गलत हो सकती है, लेकिन जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वही चीज सही होगी। लोग झगड़ा क्यों करते हैं? जैसे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, अपने जगह पर वो भी सही है और अपने जगह पर हम भी सही हैं। अगर हम सोचे कि मैं फलाने होता तो मैं क्या करता, तो वही से झगड़ा खत्म हो जाएगा कि भाई वो भी, उसको भी ऐसी चीजें हो सकती, मतलब दूसरे के बारे में सोचना। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद यही बताता है आपको कि भाई संस्कृति का अध्ययन आप कर रहे हैं तो ऐसा अध्ययन ना करें कि भाई दूसरी संस्कृति के हिसाब से उसका अध्ययन करें, आप जो है इसी संस्कृति के हिसाब से, उसी के मापदंड के हिसाब से अध्ययन करें। विशेषताएं, सभी संस्कृतियां समान होती हैं, सांस्कृतिक सहिष्णुता बढ़ती है इससे, आलोचना के बजाय मतलब समझ विकसित होती है इसमें, और मानवता का सम्मान भी होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद से। सभी संस्कृतियों का सम्मान है, सभी संस्कृतियां समान हैं, सभी संस्कृतियां अपने अपने स्थान पर ठीक है। किसी भी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमको उनके मापदंड को, उस आधार को समझना होगा जिस आधार पर वो संस्कृति या वो नियम कायदा बनाया गया। अगला प्रश्न, सहयोग क्या होता है? देखिए समाज में एक तरफ सहयोग होता है तो दूसरी तरफ संघर्ष भी होता है। समाज क्या होता है? समाज में सहयोग होता है, संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो सामाजिक सहयोग से लेकर के प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है, समझने का प्रयास करते हैं। सहयोग क्या है बेटा? सहयोग, कोऑपरेशन कहते हैं सहयोग को अंग्रेजी में। एक दूसरे की मदद करते हुए किसी कार्य को मिलकर करना ही सहयोग कहलाता है। समाज में समरसता आती है, इससे समाज में एकता बढ़ती है और भाईचारा बना रहता है जब हम एक प्रकार से क्या करते हैं, जब हम सहयोग करते हैं। विद्वानों ने परिभाषा दी इसकी, मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिल करके काम करते हैं। जैसे कि सहयोग से ही संगठन का निर्माण होता है, सहयोग से समिति का निर्माण, सहयोग से समूहों का निर्माण होता है। अगर सहयोग ना मिले ना तो समिति बनेगी, ना जो है कोई चीज आगे बढ़ पाएगा। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि सहयोग सामाजिक जीवन का आधार है जिसमें व्यक्ति पारस्परिक हित के लिए कार्य करता है। क्या करता है? व्यक्ति पारस्परिक हित के लिए कार्य करता है। सामाजिक जीवन का एक आधार होता है कौन? सहयोग। सहयोग जो होता है एक पॉजिटिव अवधारणा है समाज की। इसमें क्या होता है? व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते रहते हैं
और यही होता है कोऑपरेशन, सहयोग। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर भी कोऑपरेशन का ऑप्शन आ चुका है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक चैनल की वीडियो डालो, दूसरे को कनेक्ट भी कर दो। ठीक है, वो आ चुका है। आगे देखते हैं। तो सहयोग का अर्थ है मनुष्य के द्वारा सामूहिक जीवन में एक दूसरे की मदद करना और परस्पर मिलकर के जीवन की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, समाज में सहयोग जो होता है एक सकारात्मक अवधारणा के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके विपरीत हम बात करें कन्फ्लिक्ट की यानी संघर्ष की, तो वो नकारात्मक अवधारणा है। समाज में जहां एक तरफ सहयोग होता है वहीं दूसरी तरफ बड़ा संघर्ष भी होता है, और इन संघर्ष और सहयोग के बीच में एक होता है आपकी प्रतिस्पर्धा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में नेगेटिव पॉइंट नहीं होता बल्कि उसमें पॉजिटिव ही होता है। विशेषताएं समझें इसकी सहयोग की। देखिए, साझा उद्देश्य पर आधारित होता है, ये पारस्परिक समझ और विश्वास पर आधारित होता है सहयोग, समाज में स्थिरता और एकता लाता है सहयोग, सभी के लिए लाभकारी होता है सहयोग, यानी सहयोग से समाज को लाभ ही होता, समाज आगे की दिशा में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करें। प्रतिस्पर्धा क्या है? ये सारे टॉपिक आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं, और इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आपका महामाराथन क्लास ये है। प्रतिस्पर्धा ने कंपटीशन को परिभाषित कीजिए। कंपटीशन क्या है बेटा? कंपटीशन की अगर बात करें, देखिए, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है जब व्यक्ति या समूह सीमित साधनों या उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम आप देते हैं नौकरी का, एक ही नौकरी है, उसके लिए 10-12 लोगों ने फॉर्म डाला, 10-12 लोगों, अब वहां पर क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि वो सॉरी कन्फ्लिक्ट करना, कंपटीशन होगा, यानी उसी पद के लिए एक दूसरे के मतलब बच्चे जो है पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर यहीं पर संघर्ष हो जाता, संघर्ष क्या होगा? संघर्ष का मतलब ये है कि भैया हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो दूसरा का भी आगे ना बढ़े, उसको भी कैसे ना कैसे दबाया जाए। तो संघर्ष में क्या होता है, ये निगेटिव थॉट को देता है, जबकि संघर्ष मतलब कि जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है पॉजिटिव वे में होती है। प्रतिस्पर्धा में होता यह है कि जैसे एक ही नौकरी है, उसके लिए 10 कैंडिडेट हैं, 10 अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे। अब जो ज्यादा मेहनत कर ला जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, जो नहीं मेहनत कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा, अगली बार प्रयास करेगा। ये होता है आपका कंपटीशन। जबकि जो इसमें आपका संघर्ष होता है, संघर्ष में क्या होता है? मारपीट तक हो जाती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे खुद ही पीछे रह जाए। मतलब कि जैसे एक लाइन ये है, एक कहा गया कि इस लाइन को बड़ी करो, तो हमने एक छोटी लाइन खींच दी तो ये बड़ी हो गई, लेकिन हम क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ी करने के लिए कहा गया कि इससे बड़ी लाइन खींचो। इससे बड़ी लाइन खींचने का मतलब कि आप एक लाइन ऐसे बड़ी, इससे बड़ी लाइन खींच सकते हो। तो हम ये लाइन बड़ी ना खींच करके हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिटा देंगे। इस लाइन को मिटा दिया हमने, ताकि जो है ये लाइन हमारी जो है, जो हमारी छोटी वाली लाइन थी, ये इससे बड़ी हो जाए। एक तो एक होता है कि दूसरे को दबा करके अपना आगे बढ़ जाना, तो वो संघर्ष वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। विद्वान लोग कहते हैं कि रास कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, गिलिन और गिलिन कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें इन विद्वानों के अनुसार आप बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इसको आपके समझने के लिए लिख रखा है, ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक है, अगर आप इनकी परिभाषा को समझेंगे तो बड़ी लंबी लंबी परिभाषा है, तो उसको अगर पढ़ेंगे पूरा तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप इन चीजों को ऐसे नॉर्मली तरीके से बना करके लिख देंगे उत्तर में, तो आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ है एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपसी मुकाबला करना, इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं को समझें। संघर्ष रहित प्रक्रिया है, इसमें संघर्ष नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने की मोटिवेशन मिलती है, यानी कि कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, तो कोई व्यक्ति 12 पढ़ेगा, वो 14 पढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। समाज में प्रगति की नींव, ठीक है, पड़ती है। सीमित साधनों पर आधारित है ये। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आपने देखा। आस्तरीकरण आप समझ चुके हैं, ये हो ही गया आपका। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी हो गया आपका। समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। परीक्षा में प्रश्न ये सब खूब पूछे गए। ठीक है, समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की क्लास चल रही है, इसमें आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ठीक है, चले, प्रश्न आपका आ चुका है, समाज शास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध है। देखिए, इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास क्या करता है बेटा? अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास करता है, जबकि समाज शास्त्र वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। ठीक है,
दोनों मिलकर के समाज को पूर्ण रूप से समझने में मदद करते हैं। यानी इतिहास जो पुराने समाज का अध्ययन करता है, जो बीत गया उसका अध्ययन करता है, अतीत का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस तरीके से अगर संपूर्ण मानव समाज के बारे में अगर अध्ययन करना हुआ तो इतिहास और समाजशास्त्र को एक साथ लेकर के हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। विद्वानों की परिभाषाओं की अगर बात करें तो गिडिंग्स साहब कहते हैं कि इतिहास समाजशास्त्र का प्रयोगशाला है। क्या है? इतिहास समाजशास्त्र की क्या है? प्रयोगशाला है। ठीक है, समाजशास्त्र की क्या है? समाजशास्त्र का प्रयोगशाला कौन है? इतिहास है। ठीक है, चूंकि इतिहास में जो समाज रहा उसी पर प्रयोग करके हम लोग नए नए नियम समाजशास्त्र में बनाते हैं। इमाइल दुर्खीम जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने कहा था। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। एक अतीत बताता है, दूसरा वर्तमान को बताता है। तो ऐसे बना करके आप लिख सकते हैं। ये आप सोच रहे हैं कि दुर्खीम ने ऐसे लिखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन इसको अगर आप एग्जाम में जाकर के लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं कि भाई दुर्खीम है कि अगस्त काम्टे हैं कि किसने कहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे दूसरे शब्दों में, तीसरे शब्दों में, या एक किसी विद्वान ने कहा है, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना इसके लिए। इतिहास और समाजशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुक्ला पॉइंट की परिभाषा बनाई गई आपके लिए ताकि आप इसको याद कर ले और इसको जाकर के आप लिख भी सकते हैं। इतिहास और समाजशास्त्र क्या है बेटा? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतिहास हमें बीते युग से जोड़ता है और समाजशास्त्र हमें वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। दोनों एक दूसरे के जो है जुड़े हुए हैं। विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। इतिहास अतीत का, समाजशास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को ठोस तथ्य इतिहास से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। दोनों विषय परस्पर आश्रित हैं। इस तरीके से दोनों का साथ में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, बताएं। देखिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र समाज और समूह दोनों का, सामूहिक जीवन दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है। यानी देखिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि समाजशास्त्र क्या करता है? समाज और समूह जीवन का, दोनों का एक प्रकार से अध्ययन करता है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है। आपको बता दूं कि समाजशास्त्र जो होता है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज क्या करता है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। मैकवेर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसी जाल का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, ठीक है, सामाजिक संबंधों के बारे में। और जो मनोविज्ञान है किसका अध्ययन करता है? सबसे पहले कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये तीनों विचारधाराएं 200 साल 300 साल पर आती रही, लेकिन सबका खंडन हुआ, कोई विचारधारा मान्य नहीं हुई। वर्तमान में जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब समाज मतलब कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, और मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो किससे बनता है? सामाजिक संबंधों पर ही डिपेंड होता है। सामाजिक संबंध और मनुष्य का व्यवहार, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका संबंध अच्छा बनेगा, आपका जो है व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपका संबंध अच्छा नहीं बनेगा। तो सामाजिक व्यवहार जो होता है, सामाजिक संबंध जो होता है, सामाजिक व्यवहार पर डिपेंड करता है। सामाजिक व्यवहार आपके संबंधों के हिसाब से डिसाइड होते हैं। यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे मानव मतलब कि मनोविज्ञान की बात करें चाहे समाजशास्त्र की बात करें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे इतिहास और समाजशास्त्र। किम्बल यंग कहते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक व्यक्ति को समझता है और दूसरा समाज को समझता है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यक्ति को समझता है, व्यक्ति के बिहेवियर को, दूसरा समाज में सामाजिक संबंधों को। प्रोफेसर रास कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को समझने में मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सहायक होते हैं। आप शुक्ला रिपोर्ट की परिभाषा लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा का संबंध हो। एक व्यक्ति की मानसिकता समझता है तो दूसरा उनके सामाजिक जीवन को समझता है। ऐसे आप बना करके, इतना जबरदस्त मैंने बना करके ही आपके लिए तैयार किया ताकि आप इसको सरल भाषा में समझ कर, जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। सब ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विशेषताएं, दोनों सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति और समाज को एक साथ समझते हैं। शिक्षा और समाज को सुधार में सहायक होते हैं। पूरक और सहयोगी जो है एक दूसरे के, ये सारे विषय। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 21 नंबर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा, रिलीजन किसे कहते हैं? देखिए, रिलीजन ये सब समाजशास्त्र में टॉपिक है, सब एक एक चैप्टर है अपने आप में। इसको मैं आपको सरल भाषा में इतनी जल्दी
और मतलब कि ये तीव्र गति से समझा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है? धर्म वह सामाजिक संस्था होती है जो व्यक्ति को नैतिक आचरण सिखाती है, जीवन के मूल्यों के बारे में बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, आस्था से जोड़ती है हमको, या मनुष्य के जीवन को दिशा देती है और समाज में एकता को स्थापित करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। समाज में एकता को स्थापित करने में जो धर्म होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। समाज के नियम कायदे रीति रिवाज जो होते हैं धर्म के हिसाब से ही बनते हैं, और धर्म जो होता है आपको एक आध्यात्मिक और एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। दुर्खिम कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं के संबंध में विश्वासों और प्रथाओं का एक संगठित तंत्र होता है। मैक्स वेबर कहते हैं, जो सत्ता की अवधारणा को देते हैं, कहते हैं कि धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को जीवन के अर्थ और उद्देश्य का बोध कराती है। ठीक है, आप शुक्ल पॉइंट वाली परिभाषा पर फोकस करें। धर्म वह जीवन प्रणाली है जो व्यक्ति को सदाचार, आस्था और कर्तव्य बोध से जोड़ करके सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्य स्थापित कराती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये होता है धर्म। धर्म क्या होता है? धारण करना। धर्म माने क्या होता है? जैसे कि मैं टीचर हूं, टीचर का धर्म क्या है? कि पढ़ाना। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, ये भी धर्म है। और धर्म क्या है? जैसे कि आपका नैतिक मार्गों पर चलना, आप जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो ये सब भी धर्म है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक धर्म की बात की, धर्म माने क्या होता है? अपने नियम कायदों को पालन करना, जिस पथ पर आप उस पथ पर आगे बढ़ते जाना। ठीक है, जो आप कर रहे हैं जिस पैसे में, उस पैसे को सही ढंग से करना, ये भी धर्म होता है। विशेषता ये है कि आस्था और विश्वास पर आधारित होता है धर्म। नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये धर्म बताता है। सामाजिक एकता और नियंत्रण समाज में बनाए रखता है। ठीक है, धर्म ये होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य, ये सब टॉपिक है समाजशास्त्र में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो निश्चित भूभाग पर संप्रभुता के साथ शासन करता है। संप्रभुता क्या होती है? और व्यवस्था को बनाए रखता है। राज्य की बात की तो राज्य के 4 मूलभूत तत्व होते हैं। पहला होता है एक निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, जनसंख्या। दूसरी विशेषता क्या? जनसंख्या। राज्य के ये सब तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग का होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। तीसरा संप्रभुता, और चौथा क्या होता है? एक सरकार, संप्रभु सरकार। संप्रभुता माने क्या होता है? संप्रभुता माने होता है कि वो सरकार पर किसी का दबाव ना हो, वो नियम कायदे बना सके, किसी का कोई टेंशन ना हो, कोई दबाव ना हो कि भाई तुमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे कि भारत देश एक संप्रभु देश है। क्यों? क्योंकि भारत को आंतरिक मामले में कोई दखल अंदाजी या फिर बाहरी मामलों में कोई निर्णय लेना होता है, मोदी जी को तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछने नहीं जाते हैं, या फिर वो रूस के जो प्रधानमंत्री पुतिन से पूछने नहीं जाते हैं, वो चाइना के उससे पूछने नहीं जाते कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भारत स्वतंत्र देश है और संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है कि वो अपने जो है निर्णय जो होता है, आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय जो होता है, हमारे देश की सरकार ही लेती है। यानी हम संप्रभु हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, किसी के अंडर में काम नहीं करते। गेटल कहते हैं कि राज्य वह संगठन है जो निश्चित क्षेत्र पर संप्रभुता के साथ शासन करता है। ठीक है, क्या करता है? निश्चित क्षेत्र होता है और संप्रभुता के साथ शासन करता है। ब्लंट सली कहते हैं कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्र शक्ति का प्रयोग करता है। बिल्कुल करता है। राज्य व संप्रभु राजनीतिक संगठन है जो निश्चित भूभाग, जनता और शासन की व्यवस्था के साथ समाज को नियंत्रित करता है। ठीक है, राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है आपका निश्चित भूभाग, यानी एक जमीन जायदाद होनी चाहिए, जैसे एक सीमा राज्य की, जैसे निश्चित भूभाग हो गया। इसमें जनसंख्या कुछ रहने वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जनसंख्या कुछ होनी चाहिए रहने वाली। इसमें जनसंख्या होगी कुछ रहने। ठीक है, संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए। 4 तत्व होते हैं, संप्रभुता, सॉवरेनिटी और सरकार शासन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये विशेषता हो गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपसे तमाम प्रश्नों को आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। आगे और भी प्रश्न आपके लिए मैंने रखे हैं। ठीक है, हितोन्मुखी समूह, समूह किसे कहते हैं? हितोन्मुखी समूह क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, हितोन्मुखी समूह की अगर बात की जाए, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, ऐसा समूह जो किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है, उसे हितोन्मुखी समूह कहते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, ट्रेड के लिए जाना जाता है। किसान संगठन किसान की समस्याओं के लिए जो है आवाज उठाता है। छात्र संघ छात्रों की समस्याओं के लिए।
इसी को हितोन्मुखी कहते हैं, यानी अपने हित साधने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उसी को हितोन्मुखी संगठन कहते हैं। वेंटले कहते हैं कि हितोन्मुखी समूह वह समूह होता है जो समान हित रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करता है और अपने हित की प्राप्ति तक जो है बना रहता है। आल लाथम हित समूह वह संगठन है जो सरकार या समाज की नीतियों को प्रभावित करने के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, शुक्ला पॉइंट कहता है कि हितोन्मुखी समूह वह समूह होता है जिसमें समान हित वाले व्यक्ति एकजुट होकर के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं, उसी को हितोन्मुखी समूह कहते हैं। विशेषता इसकी ये होती है कि समान हित पर आधारित होता है, संगठन और नेतृत्व की व्यवस्था इसमें होती है, नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है और अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है। कभी भंग हो जाता है हित पूर्ति के बाद में, हित पूरा हो गया तो भंग भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी भंग होता है। ठीक है, तो ये होता है हितोन्मुखी समूह। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक समूह किसे कहते हैं? सोशल ग्रुप। देखिए, सामाजिक समूह वह समूह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर संपर्क रखते हैं और समान उद्देश्य साझा करते हैं, एक दूसरे को अपनी इकाई का सदस्य मानते हैं और समूह का एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के साथ में वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चार्ल्स कूले ने समूहों को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। कहते हैं कि सामाजिक समूह वह इकाई है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समनर ने समूहों को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक समूह मतलब कि अंतः समूह और बाह्य समूह। जो चार्ल्स कूले का प्राथमिक समूह है, ग्राह समनर का वही अंतः समूह है। जो चार्ल्स कूले का द्वितीय समूह है वही ग्राह समनर का बाह्य समूह है। सामाजिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्य एक दूसरे से संबंधित होकर के सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं, वो होता है आपका समूह। ठीक है, सामाजिक समूह की परिभाषा शुक्ला टिप्पणी के द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक समूह वह है जिसमें व्यक्ति एक समान लक्ष्य, परस्पर संपर्क और सामाजिक एकता की भावना से जुड़े रहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होने चाहिए, परस्पर संपर्क और संवाद होना बहुत जरूरी है, साझा उद्देश्य होता है समूहों का और सामाजिक एकता और पहचान भी इसमें बनी रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ये सब मैं रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ तीव्र गति से, इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्था कैसे कहते हैं? संस्था क्या है? इंस्टीट्यूशन। देखिए, संस्था वह संगठित व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज अपने मूल्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है? संस्थाएं होती है। ये सब जो होते हैं नियमों की व्यवस्था होती है। ठीक है, और ये अपने काम को पूरा करती है। संस्था वह संगठित रूप है जिसमें समाज की आवश्यक गतिविधियां संचालित की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ग्लिनोगिन कहते हैं। मैकाइबर साहब कहते हैं कि संस्था वह संगठन है जो निश्चित नियमों और मानदंडों पर आधारित होकर के समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, शुक्ला टिप्पणी की एक सरल परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है। संस्था समाज का वह संगठित ढांचा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज व्यवस्था बनाए रखता है। इस तरीके से जो है सामाजिक संस्था के बारे में समझा। और बाकी सोशियोलॉजी का और एक मॉडल पेपर आएगा, वो परेशान ना हो, 2-3-4 दिन में। विशेषता इसके समझे, निश्चित उद्देश्य होता है संस्था का, संगठित नियम और मानदंड इसके निर्धारित होते हैं, अस्थायित्व होता है और परंपरागत स्वरूप होता है संस्था का, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संस्था के द्वारा ही संपन्न होता है। ये सामाजिक संस्था हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है समाज को वैज्ञानिक ढंग से देखना, सामाजिक व्यवहार और संबंधों का विश्लेषण करना तथा यह समझना कि व्यक्ति का जीवन समाज से किस प्रकार से प्रभावित होता है। इसी को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं, यानी कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, सरल भाषा में इन चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सी राइट मिल्स साहब कहते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक संरचना के बीच संबंध को समझने का साधन होता है। गिडेंस कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सामाजिक तथ्यों और संरचनाओं को समझने और व्याख्या करने की क्षमता देता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वह दृष्टि है जिसके द्वारा हम समाज और व्यक्तियों के संबंधों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और व्यापक ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें। विशेषताएं इसकी ये है बेटा
कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इसका, वस्तुनिष्ठता होती है, सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण होता है और व्यक्ति और समाज के रिश्ते पर जोर देता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो होता है। ठीक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपने समझा, इस तरीके से आपने चीजों को समझ रहे हैं। बाकी इसका जो है आगे 15 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवा दिया था अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपने उसको नहीं देखा तो वीडियोस भी देख लीजिएगा। आपको सभी वीडियोस देखनी है, सभी पीडीएफ प्राप्त करने सभी यूनिट के 9161936062 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स तैयार कर लिया गया है, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, लाइव क्लास जो अभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में लिख करके इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, व्हाट्सएप चलता है, ध्यान रखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम सबको लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तभी आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिखने वाले, 2 से 3 जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के, यानी कि सभी सब्जेक्ट मतलब कि जैसे आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका 2 जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट है उनकी पूरी, और एक माइनर, एक को करिकुलर, इन सभी की तैयारी। फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो भी आपका होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा, बेसिक हेल्थ होगा, वो सभी का मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ। पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, 100 रुपए फीस जमा करके आप जुड़ सकते हैं 100 रुपए वाले कोर्स से, पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम आपसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करें, आपके लिए 200 रुपए फीस नहीं लगेगी, क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, एक सेमेस्टर में 6 महीने होते तो 6 महीने तक उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन आप पहले जुड़ेंगे तब, तो पहले आपको जुड़ने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वीडियोस आप बाद में देख पाते हैं, तो इसीलिए आपके लिए व्यवस्था यह की गई है कि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे देंगे तुरंत आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस में जोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, 200 रुपए फीस नहीं जमा करके मात्र अभी अगर आप 150 रुपए फीस जमा करते हैं तो आपका पहला सेमेस्टर की तो तैयारी होगी, इसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर की आपकी 6 महीने की क्लासेस जो होंगी वो भी उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। मात्र 150 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का, तीनों मेजर सब्जेक्ट का, को करिकुलर का, माइनर का, सभी का मात्र जो है आपका 150 रुपए में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस हो जाएगी। ठीक है, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए 9161939762 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस, अगर एक सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100 रुपए, अगर दोनों का जुड़ना है तो आपका 150 रुपए। क्योंकि 150 रुपए वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मात्र 150 रुपए में आप जो है 6 महीने की क्लास भी ज्वाइन कर पाएंगे सेकंड सेमेस्टर वाली। अभी आप 100 रुपए देंगे तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर का मिलेगा, और 150 देंगे तो आपका फर्स्ट का और सेकंड का दोनों मिल जाएगा। तो ऐसे में सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने तक की क्लास मिल जाएगी, शुरू से लेकर के क्लास शुरू होगी, जब से शुरू होगी पढ़ाना तब से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको आज दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी विश्वविद्यालयों में यही जो है सिलेबस है और सब में यही आएगा, कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोई भी विश्वविद्यालय वो हो, आपका ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, सब कुछ मैं तैयारी करवाता हूँ। धन्यवाद।